गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ इज़ मोनिका करे। आज आपको अल्टरनेटिव करंट के एक और नई वैल्यू के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में 2 वीडियो था जिसमें हम अल्टरनेटिव करंट के जनरेशन बता चुके हैं और अल्टरनेटिव करंट की फुल साइकिल एवरेज वैल्यू 0 कैसे होती है ये भी बता दिया गया। अब आपको बताया जाएगा अल्टरनेटिव करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या मतलब है अल्टरनेटिव करंट का, ये आपको बताया जाएगा। जो कि क्या है, फुल साइकिल में कितनी वैल्यू उसकी होती है, IRMS इक्वल टू होता है IM/√2। क्या चीज़ है इसके बारे में बताया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब किसी हम DC सोर्स को किसी नोन रेजिस्टेंस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी नोन रेजिस्टेंस में हम कोई DC सोर्स लगाते हैं और उस सोर्स को लगाने के बाद जो रेजिस्टेंस में एनर्जी का लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ हीट के टर्म्स में, वो एनर्जी का लॉस जो इन फॉर्म ऑफ हीट के टर्म्स में होता है, मान लीजिए x डिग्री सेल्सियस हो रहा है, s डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो s डिग्री सेल्सियस जो हमको मिलेगा वैल्यू, मतलब एनर्जी लॉस जो हमको हीट के फॉर्म में x डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मिल रही है, वही लॉस जो हम उसी नॉन रेजिस्टेंस में उतने ही टाइम के लिए AC सोर्स लगाते हैं, तो वो लॉस मतलब जो s डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जो लॉस हमारा निकला है, वही लॉस AC सोर्स से हमको उतना ही लॉस उसी टाइम पे जब मिलता है, तो उस लॉस के समय जो करंट की वैल्यू रहती है अल्टरनेटिंग करंट की, और उसी लॉस के समय जो DC करंट की वैल्यू रहती है, वो दोनों ही एक तरह से बराबर होती हैं, और यही चीज़ कहलाती है आपकी IRMS। मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट की IRMS वैल्यू DC सोर्स सप्लाई करने पे नोन रेजिस्टेंस के साथ किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट की वैल्यू आती है, वही वैल्यू होती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट की IRMS वैल्यू। फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब ये है कि हमने एक नॉन रेजिस्टेंस लिया, मान लीजिए 10 ओम 16 ओम का है मान लीजिए, और इसको हमने एक DC सोर्स सप्लाई दी V वोल्ट की, ठीक है, DC सोर्स सप्लाई दी। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है आपका 16 ओम का, इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, जो कि हो रहा है E = I²R। ये लॉस हो रहा है हमारा I²R का। हमने नॉन रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमने रखी हुई है 16 ओम हमने इसकी वैल्यू रखी हुई है। इस पर हमने एक DC सोर्स सप्लाई दी हुई है, डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई दी हुई है हमने इसको, और उसकी सप्लाई दी हुई है। इस समय जो करंट फ्लो कर रही है हमारी, ये करंट जब इस सप्लाई देने के बाद ये जो करंट फ्लो करेगी, तो इस समय इस रेजिस्टेंस से कुछ एनर्जी लॉस होगा, जो इन फॉर्म ऑफ होगा E = I²R। ये एनर्जी लॉस होगा इन फॉर्म ऑफ हीट के टर्म्स में। इस पर्टिकुलर सप्लाई के लिए एक फिक्स टाइम भी रखा गया है कि हमने ये सप्लाई 30 सेकेंड तक देनी है। ये सप्लाई हमको 30 सेकेंड तक देनी है। 30 सेकेंड तक जो हम ये सप्लाई देते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो रेजिस्टेंस में जो लॉस होता है वो I²R होता है, जिसकी वैल्यू हम मानते हैं, ये I²R इन टर्म्स ऑफ हीट के रूप में होता है, जिसको हम मानते हैं कि x डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट इसमें एनर्जी का लॉस हुआ है, इतना लॉस हुआ है। ये x डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जो एनर्जी का लॉस हो रहा है V वोल्टेज सप्लाई देने पे, डायरेक्ट करके वोल्टेज सप्लाई देने पे, उस एनर्जी के लॉस को अगर हम इस वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे अब हम उसी लॉस को इक्वल बराबर करने के लिए हम एक नॉन रेजिस्टेंस उतना ही लेते हैं जितना हम उसको लिए थे 16 ओम का, और उतनी ही टाइम इसकी भी रखते हैं, T = 30 सेकेंड हम इसका भी रखते हैं। पर हम यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, DC सोर्स सप्लाई ना देके हम AC सोर्स सप्लाई देते हैं। AC सोर्स सप्लाई हम इसको देते हैं, हमने AC सोर्स सप्लाई इसको दे दी। इस समय क्योंकि आप जानते हैं अल्टरनेटिव वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, तो करंट भी अल्टरनेटिव होगी। इस समय उस लॉस को, मतलब कि s डिग्री सेल्सियस जो हमारा लॉस DC सोर्स सप्लाई से मिल रहा था, उसी लॉस को यहाँ पे भी जो उतना ही लॉस हो जाएगा, s डिग्री सेल्सियस AC सोर्स सप्लाई से भी लॉस जो आएगा, उस समय जो हमारी करंट की वैल्यू आएगी, वही वैल्यू होती है IRMS। वो IRMS वैल्यू और
जो हमने डीसी सोर्स में सप्लाई दिया था आई, वो दोनों इक्वल होती है। यही चीज़ कहलाती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट की IRMS वैल्यू। मतलब कि एक नोन रेजिस्टेंस जिसका हमको वैल्यू पता है, एक पर्टिकुलर टाइम, जिसमें पर्टिकुलर टाइम के अंदर उस रेजिस्टेंस के अंदर जो एनर्जी लॉस हो रही है, वो एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट के रूप में जो हो रही है, जितनी उसकी वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को बैलेंस करने के लिए जब हम उसको में AC सोर्स सप्लाई करते हैं, तो जिस समय वो लॉस उस वैल्यू के बराबर में DC सोर्स की वैल्यू के बराबर आ जाएगा, मतलब एस डिग्री सेल्सियस जो लॉस हुआ है DC का, उस लॉस के बराबर और AC का सोर्स सप्लाई देने पे भी वही लॉस आ जाएगा। उस समय जो करंट हमारी जनरेट होगी वो करंट कहलाती है हमारी IRMS करंट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि IRMS करंट निकालेंगे कैसे। IRMS करंट निकालेंगे अभी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का, I = IM sin ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है आपका। इसी इक्वेशन को लेते हुए हम आगे चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा साइन का ग्राफ बनेगा। साइन के ग्राफ को हम लिए हैं और हमने एक फुल साइकिल लिया हुआ है 0 से t टाइम तक। 0 से t टाइम तक हमने एक फुल साइकिल लिया हुआ है। यहाँ पे t एज नोन, यहाँ पे एक चीज़ और बताने लायक है कि ये जो हमारी साइकिलिंग की बात हो रही है, ये कैसे हो रही है। ये है आपका साइन का ग्राफ, जिसकी वैल्यू यहाँ पे जो हमने लिया है कि एक पूरा साइकिल, मतलब कि अगर हम एक रोटेशन की बात करें तो ये पूरा रोटेशन 360 का होता है, 360 का ये रोटेशन होता है। इसी बेसिस पे ये ग्राफ खिंचा हुआ है, जिसकी लास्ट वैल्यू 2 पाई है, मतलब कि 360 है। और ये 360 ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये आपकी 3π/2, और ये वैल्यू आपकी पाई हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी π/2। एक नोन रेजिस्टेंस, ये हमने ग्राफ लिया है साइन का, जो यूँ प्लॉटिंग इसकी इस तरह है, ये आता ऐसे है। हमने को कर लिया, ये पूरी 360 रोटेशन हो गया। इस 360 रोटेशन का ये ग्राफ है जो यूँ चलता है, यूँ एक साइकिल की ये पूरी ग्राफ है। जो हमारा कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, यहाँ पे वैल्यू आपकी हो जाएगी 3π/2, और ये साइकिल आपको पाई, और ये वैल्यू आपके यहाँ आ गई π/2। ठीक है, तो यहाँ से एक फुल साइकिल, मतलब एक हाफ और एक ही फुल, ये मिला के आपकी एक फुल साइकिल कहलाएगी। यहाँ तक की वैल्यू आपकी हो गई ये हो गई आपकी कंप्लीट फुल साइकिल है, मतलब कि एक हाफ साइकिल और दूसरा हाफ साइकिल मिला के कंप्लीट फुल साइकिल, जो यहाँ की वैल्यू हो गई आपकी ये π/2, और ये हो गई पाई, जिसको इस ग्राफ प्लॉटिंग में हमने लिखा है t/2, और ये हो गया t। ठीक है, देखिए हमने इस यहाँ पे लिखा है 0, t/2 और t, ये ग्राफ प्लॉटिंग का आपका वैल्यू हो गया। आगे हम क्या करेंगे, हमको इक्वेशन में क्या करना है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जस्ट इसके रिटर्न चलना है आपको, स्क्वायर मीन देन रूट, पहले स्क्वायर फिर मीन देन रूट। मतलब कि करंट की जो वैल्यू हमारी है I = IM sin ओमेगा टी, इसको क्या करना, IRMS को अंडर रूट क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इस करंट का करना है स्क्वायर। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसका मीन लेना। मीन लेने का तरीका, मतलब मीन कहने का मतलब एवरेज लेना है, तो इसकी हम एवरेज सिंबल लगा देंगे, और देन हमको क्या लेना, उस एवरेज वैल्यू का रूट निकालना, और उसका फिर हम रूट लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चीज़ को करने के बाद ये वैल्यू हम वहाँ पे रख देंगे, I = IM sin ओमेगा टी का स्क्वायर। और हमको लिमिट वैल्यू आपकी कहाँ तक लेनी है, लिमिट वैल्यू हमको, क्योंकि हमने फुल साइकिल की बात की है, तो फुल साइकिल हमारा 0 to t जा रहा था, तो 0 to t हमने इंटीग्रल की वैल्यू रख दी हुई है। यहाँ पे I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt रख दिया है, और यहाँ पे 0 to dt रख दिया इन टर्म ऑफ, क्योंकि ये क्या है, टाइम ओरिएंटेड फंक्शन होता है अल्टरनेटिंग करंट का, इसलिए हमने दोनों तरफ dt ले। अब किसी भी एवरेज वैल्यू को इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब किसी भी अल्टरनेटिंग वैल्यू को इंटीग्रेट करके हम उसकी फुल वैल्यू निकालते हैं।
तो आई 0 से टी करके साइन स्क्वायर चाहिए, हमने इसको क्या किया इंटीग्रेशन कर दिया 1/2, ये रूट हटा के 1/2 कर दिया। आई आर एम एस को तो 0 to टी कर दिया आई स्क्वायर एम, और इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0 to आई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी बाई 0 to टी। इसमें अब हमको क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू आपके अल्टरनेटिंग उसमें इंटीग्रेशन में निकालने थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उसको हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। इसको हम चेंज कर देंगे किस में, हम इसको चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम रिप्लेस कर देंगे 2 स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हमने इसमें क्या किया 2 का मल्टीप्लाई कर लिया है, 2 का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको इस मैथमेटिकल प्रोसेस को हम चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इनटू द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वो वैल्यू रख दी है। ये सारी वैल्यू को रखने के बाद इसको जब हम हल करेंगे तो आपका आ जाएगा टी माइनस 0, ये आ जाएगी साइन, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम इसकी, और यहाँ पे हम टी को भी चेंज कर लेंगे 2π/ω से करके। जो वैल्यू आपकी यहाँ पे रख के आएगी उसके बाद ये आएगा आपका आई आर एम एस इक्वल टू को IM/√2। IM/√2 यही हमें प्रूफ करना था कि जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू होती है एक फुल साइकिल में, वो होती है कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी इक्वेशन की अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन की, मतलब एज कर टू IM इसको IM साइन ओमेगा टी, जो आपकी का इक्वेशन है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपका है IM साइन ओमेगा टी, उसका क्या होता है IRMS वैल्यू जो आपकी होती है उस स्टैंडर्ड इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू बाई √2 होती है। ये वैल्यू आपकी आती है IRMS की। हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू उस समय आएगी वो वैल्यू का अगर हम √2 से डिवीज़न करते हैं तो IRMS वैल्यू होती है। मतलब कि वो वैल्यू है जिस समय DC सोर्स सप्लाई अपान हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में जो करंट सप्लाई कर रहा था उसकी वैल्यू, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे उसी रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई की वैल्यू दोनों ही सेम होती है। यही वैल्यू आपकी होती है IRMS की वैल्यू, और यही चीज़ IRMS होता है DC सोर्स सप्लाई की उसकी वो पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू, और अल्टरनेटिंग करंट की IRMS वैल्यू दोनों ही सेम होती है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम इन्वर्टर में भी काम करते हैं। ये इसके बाद हम जो नेक्स्ट वाला चीज़ पढ़ेंगे वो हमारी आएगी कि पीक फैक्टर क्या होता है और फॉर्म फैक्टर्स क्या होते हैं। फॉर्म फैक्टर या कहते हैं शेप फैक्टर, मतलब कि आकृति या रूपांक गुणांक। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं आपको बैलेंस करने के लिए रखा जाता है। जो वैल्यू निकालते हैं उस वैल्यू को चेक करते हैं कि जो हमारे फॉर्म फैक्टर की वैल्यू जो होती है और पीक फैक्टर की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट ही आती है हमेशा। तो उसको चेक करने के लिए उसको रखा जाता है KF इक्वल टू हम ले लेते हैं जो IRMS वैल्यू होती है, और जो उसी करंट की IRMS वैल्यू जो होती है और उसी करंट की एवरेज वैल्यू हमेशा हम हाफ साइकिल के लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा साइन टर्म के साथ या कॉस टर्म के साथ, उसमें कभी भी एवरेज वैल्यू आपकी फुल साइकिल की नहीं मिलती है, जो कि नहीं मिलती, जिसका कोई मान नहीं निकलता फुल साइकिल में, जो कि 0 होती है। इसलिए हमको हमेशा ही आई एवरेज की वैल्यू हाफ साइकिल की रखनी होती है। फॉर्म फैक्टर में बस यही हम चेक करते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई है वो एक कांस्टेंट आनी चाहिए जिसकी पर्टिकुलर मान होता है 1.11, और पीक फैक्टर भी हम यही चीज़ चेक करते हैं कि जो मैक्सिमम मान हमारा होता है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। मतलब उसमें बस ये चेक करना है कि जो हमारा IM का मान है, जो मान है जो हमारा IM का मान है वो जो पर्टिकुलर मान आता है हमारा वो एक कॉन्स्टेंटली मान आता है, मतलब उसको हम कभी चेंज नहीं करते, वो फिक्स मान है। उसी को चेक करने के लिए हम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का वैल्यू निकालते हैं, जो कि फॉर्मूले के अनुसार हमारा ये होता है कि रेशियो ऑफ द IRMS एंड आई एवरेज, मतलब कि IRMS और आई एवरेज की वैल्यू का आप रेशियो निकाल दीजिए तो एक कांस्टेंट आपको मिलेगा। उसी कांस्टेंट को हम चेक करते हैं, जिसका जो कांस्टेंट जो फिक्स होता है वो होता है 1.11 KF का और KP का 1.66। ठीक है, इसके बाद एक फ्रिक्वेंसी आता है इन टर्म्स ऑफ पोल के टर्म में। फ्रिक्वेंसी हम सभी लोग जानते हैं पर सेकंड में जितना भी रोटेशन होता है वो फ्रिक्वेंसी आपकी कहलाती है। पर एक टर्म्स आता है इसमें, क्योंकि AC जनरेटर हम पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं जो कि जनरेटर से डेवलप होती है, उसमें एक टर्म आता है रोटेशन के लिए जो हम फार्मूला है उसका यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंसी का, वो उसमें रोटेशन की अगर बात करें तो उसमें एक पोल्स आता है, एक वर्ड आता है पोल्स।
उसकी हम बात करें तो फ्रिक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ पोल्स में अगर हमें निकालें तो F इक्वल टू पी एन 120 होता है, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ रोटेशंस और p होता है नंबर ऑफ पोल्स, जो नंबर ऑफ पोल्स होता है p। जिसके बाद अब हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो हमारा आएगा, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा आएगा आपका AC फंडामेंटल में फेज़ क्या होता है और फेज़ डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत मेन पार्ट होता है इस अल्टरनेटिंग करंट में कि फ़ेज़ क्या है और फेज़ डिफरेंस क्या है। तो हम समझते हैं कि फ़ेज़ क्या होता है, फेज़ डिफरेंस क्या होता है कि 2, 3, 4, 5 या बहुत सारी वेव्स जब एक ही एक्सिस से जाती हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, आना चाहिए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, मगर कंडीशंस हमारी ये हैं कि एक ही एक्सिस से जब बहुत सारी वेव्स प्लॉट की जाएंगी तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले उस वेव की फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी फिक्स होनी चाहिए और रोटेशन का एंगल फिक्स होना चाहिए। मतलब कि वो सारे ही वेव्स जो हमने प्लॉट करना चाहते हैं वो सारी ही वेव्स, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम एक रोटेशन बनाएं, रोटेशन बनाएं किसी प्लेट का, मान लीजिए हमने रोटेशन बनाया कि सिंगल जनरेटर उसका एक रोटेशन ये है, ठीक इसी तरह का इसमें एक प्लेट है, ये सिंगल प्लेट है, इस प्लेट का अगर हम रोटेशन बनाएंगे, अगर हम इसके वेव प्लॉट करेंगे तो यूँ एक वेव ऐसे बनेगा। मगर अगर हम यहीं पे कंडक्टिंग प्लेट एक और ले लें जिसको हम 120 डिग्री पे रोटेट 120 डिग्री पे रखें और इसका रोटेशन बनाएं, तो ये सेम फेस पे नहीं आएगा, इसका कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। इसमें हो सकता है इसकी प्लॉटिंग यूँ हो, इसी पे एक और कंडक्टिंग प्लेट ले लें 120 डिग्री रोटेशन पे, एक और कंडक्टिंग प्लेट इसी पे हम ले लेते हैं 120 डिग्री रोटेशन पे, हम इसको खींच देते हैं। मान लीजिए ऐसे है कोई प्लेट 120 डिग्री रोटेशन पे, उसकी हम अगर वेव की बात करें तो उसका वेव यूँ आएगा, यूँ इस तरह का वेव आएगा उसका। अब कहने का मतलब है किसी एक एक्सिस पे डिफरेंट वेव्स को प्लॉट करने के लिए मिनिमम कंडीशन ये होनी चाहिए कि उन सारी वेव्स की फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड होनी चाहिए, वो सारी ही वेव्स एक ही डायरेक्शन में रोटेट करनी चाहिए। मतलब कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो सारी ही की सारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो सारी की सारी वेव क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगी। और साथ ही क्या होने फ्रिक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए, रोटेशन क्लॉकवाइज से होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और उनकी एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि जितनी भी उस पर स्पीड लगाई जाएगी, वेलोसिटी आएगी, उन सब की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अब हम प्लॉट करेंगे कि हम प्लॉटिंग कैसे लेंगे, और उन सब का फेज डिफरेंस मतलब कि एंगल में जो डिफरेंस है वो एक दूसरे से यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। ये हमने एक सिंगल फेज प्लॉट किया जिसको हमने V नाम दे दिया, V1, और एक हमने ये सेकेंड वेव प्लॉट की जिसको हमने नाम दे दिया V2, और हमने एक थर्ड वेव प्लॉट की जिसको हमने नाम दे दिया V3। ये हमने इन वेव के नाम्स रख दिए। अच्छा, फेज डिफरेंस क्या होता है, देखिए तीनों वेव से जो है V1, V2, V3, इन सब की मैक्सिमम वैल्यू, इन सब की हर एक फेज़ पे हर एक साइकिल पे मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, जैसे कि I1 की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखेंगे तो V1 की मैक्सिमम वैल्यू हम देखेंगे तो यहाँ पे ये हमें मिली V1 की मैक्सिमम वैल्यू Vm, ये V1 है और इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है Vm। और ये हमें सेकेंड वेव लिया है V2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है Vm2, और हमने थर्ड वेव जो लिया है V3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है Vm3।
VM3, इन सब की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव साइकिल में इन सब की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी उनके लिए जो टाइमिंग आएगी T1, T3, T2, इन अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग हमको वैल्यू मिल रही है तीनों वेव्स की। यही कहलाती है फेज डिफरेंस। मतलब कि हर एक वेव की पॉजिटिव साइकिल्स में मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंट टाइम पे जो हमको मिलती है वो हमारा फेज डिफरेंस कहलाता है। वो चीज़ हमारी फेज डिफरेंस कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए फेज डिफरेंस में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिया है पहला वाला जो वेव है I1 और दूसरा वाला है I2। ये I1 की जो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिली है IM1 मिली है किसी डिफरेंट टाइप पे TI1 पे, मान लीजिए TM1 पे हमको मिलती है। और दूसरा वाला जो वेव है IM2, उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू हमको किसी डिफरेंट टाइम पे मिली। इन दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू के बीच जो डिफरेंस आएगा वही हमारा कहलाता है फेज डिफरेंस। ये हो गया फेज डिफरेंस। अच्छा, फेज डिफरेंस के बाद फेज अच्छा, इसी चीज़ को यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमको मिला है IM1 और IM2, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू हमको पर्टिकुलर टाइम पे मिली है T/2। इस पर्टिकुलर टाइम पे इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू हमको मिली, इसलिए हम इसमें कहेंगे कि इस दोनों वेव के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं, क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू हमको एक पर्टिकुलर सिंगल टाइम पे मिल रही है। मतलब कि अगर हम I1 की बात करें तो वो भी हमको T/2 पे मिल रहा है, और I2 की बात करें तो वो भी हमको T/2 ही टाइम पे मिल रहा है। तो और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमको दोनों की वैल्यू अब डिफरेंट टाइम पे मिले। जब हमको किसी भी दो वेव्स के बीच की मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंट टाइमों पे मिलती है, उस समय वहाँ पे फेज डिफरेंस होता है। और जब वही वैल्यू मतलब कि दोनों ही वेव्स की मैक्सिमम वैल्यू जो हमको पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे मिलती है, तो उनके बीच का कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। यही कहलाता है फेज डिफरेंस।